नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बाढ़ अनुमंडल के नदावा गांव में 3 अप्रैल को कुश्ती प्रेमियों के लिए एक भव्य महादंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन मोकामा विधायक अनंत सिंह कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुश्ती का इतना बड़ा आयोजन इससे पहले बिहार में कभी नहीं हुआ था। यह आयोजन बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पहलवान शामिल होंगे, हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप भी देखिए। नदावा में महादंगल का महासंग्राम, देश विदेश के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। परंपरा और ताकत का होगा महासंगम। नदावा गांव इन दिनों कुश्ती के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। अखाड़ा तैयार है। मिट्टी को खास तरीके से कड़ू तेल और हल्दी मिलाकर सजाया गया है ताकि पहलवानों को पारंपरिक माहौल मिल सके। ये महादंगल बिहार केसरी स्वर्गीय विवेका पहलवान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिनकी पहचान कुश्ती जगत में एक मजबूत और सम्मानित पहलवान के रूप में रही है। कैसे मन में आया कि दंगल विवेका दा बड़े थे यह दिन 3 तारीख जो सवा है उनकी अथी पड़ी हो रहा है। इस भव्य आयोजन की पूरी जिम्मेदारी मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अपने कंधों पर ले रखी है। वो खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग पहुंचे कम से कम 10 लाख जी। तो 10 लाख को रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था हुआ है यहाँ? खाना का है व्यवस्था, देखने की व्यवस्था। कितना एरिया में ये दंगल का जो मैदान है, कितना एरिया में बना होगा? बहुत लंबा एरिया में। दंगल में ईरान और जॉर्जिया सहित देश के कोने कोने से भारत केसरी और राज केसरी जैसे नामी पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। मुकाबलों को देखने के लिए लाखों दर्शकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ये आयोजन क्षेत्र का ऐतिहासिक दंगल बन सकता है। हमें जी लड़े नहीं देखे जाते थे 10-20 सगरो। तो दंगल में क्या कुछ अच्छा लगता था, देखते थे तब? देखने मन लगता था। विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि उन्हें बचपन से ही अखाड़ा और कुश्ती देखने का शौक रहा है। हालांकि उन्होंने खुद कभी कुश्ती नहीं लड़ी, फिर भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने और पहलवानों को मंच देने के लिए वो इस तरह के आयोजन को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। नदावा का ये महादंगल न सिर्फ खेल का आयोजन है, बल्कि परंपरा, श्रद्धांजलि और सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य संगम बनने जा रहा है। बाढ़ से न्यूज 18 के लिए अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और एक अच्छी खबर जमशेदपुर से, जहां प्रदेश की पहली हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। सालों से कबाड़ पड़ी ये लाइब्रेरी जिमिम के संस्थापक शिबू सोरेन के सम्मान में बनाई गई। नीली ऊंची कांच की बिल्डिंग, चमचमाती कुर्सियां, व्यवस्थित रखी किताबें, प्रज्वलित होता दीपक। ये शानदार तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर जिले के देशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी की है। इसकी स्थापना जेएमएम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सम्मान में की गई है। यह लाइब्रेरी प्रदेश की पहली हाईटेक लाइब्रेरी है। आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। बेहतरीन पुस्तकालय हम लोग जमशेदपुर की जनता को डेडिकेटेड समर्पित किए हैं। कबाड़ हो चुकी थी इस जमशेदपुर की हाईटेक लाइब्रेरी को फिर से बनाना बच्चों के लिए वरदान है। पूरे लाइब्रेरी की दीवारों पर आंदोलन की कहानी और आदिवासी समाज की संस्कृति को दर्शाया गया है, जिससे युवा पीढ़ी पढ़ाई के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति और आंदोलनकारी इतिहास की जानकारी लेंगे। इसको हम लोग IT से भी सुसज्जित करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी स्थापित होगा। और केवल किताबें ही नहीं, कंप्यूटर्स और हर प्रकार की वो फैसिलिटी जो एक अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी के लिए आवश्यक है, वो बहुत जल्द सभी चीज आपको देखने को मिलेगी। इस सरकारी भवन में गरीब बच्चों के मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी है। तो निश्चित रूप से जो गुरुजी का सपना था, गुरुजी का जो सोच था, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी के लिए मैं ढेर सारा साधुवाद जिला प्रशासन को करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से इस भवन को पुनः जीवित किया गया। इसी छत के नीचे इंजीनियरिंग, मेडिकल, UPSC, IAS, IPS तमाम कोर्स, यहाँ किताब और कोचिंग दी जाएगी। इस सरकारी हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधाओं की अगर बात की जाए तो लाइब्रेरी में 30,000 किताबों का संग्रह, 120 बच्चों के बैठने की क्षमता, साइंस सेंटर और कोचिंग की सुविधा, कॉपी सेंटर और बैंक की सुविधा, पूरी लाइब्रेरी में AC के साथ साथ वाईफाई की सुविधा।
जमशेदपुर के आसपास के गांव के युवाओं के लिए ये लाइब्रेरी उनके सपनों को उड़ान देने वाला है। बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ झारखंड के आंदोलनकारियों की कहानी जो है वो पढ़ सकेंगे। हालांकि अब इसके खुलने के बाद सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों के ग्रामीण बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब बात करते हैं हजारीबाग विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से आई एक ऐसी खबर की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और मां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर क्यों मां ने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी बेटी, बेटे के प्यार में मां बनी हत्यारन, पहले की हत्या फिर फोड़ा सिर। बड़ा सवाल, कब खत्म होगा अंधविश्वास? जरा सोचिए, क्या कोई माँ एक बेटे के प्यार में इतनी पागल हो सकती है कि अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दे? एक ऐसा मामला सामने आया है हजारीबाग के विष्णुगढ़ से, जहां एक ऐसी ही वारदात हुई जिसने न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। 24 मार्च को एक नाबालिग की हत्या की गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम की खुद की मां थी, जिसने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बच्ची की बलि दे दी। हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। मासूम की निर्मम हत्या के बाद एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नागर गोजे शुभम भाऊ साहिब नेतृत्व कर रहे थे। एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। एसआईटी की जांच में पता चला कि आरोपी मां रेशमी देवी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान थी और 1 साल से कुसुम्बा गांव की महिला तांत्रिक शांति देवी उर्फ भक्तिनी के संपर्क में थी। तांत्रिक ने मां को छोटी बच्ची की बलि ही इसका समाधान बताया था। तांत्रिक ने बच्ची की मां से इसके लिए 251 रुपए लिए थे और घर के सामने मंदिर में तंत्र मंत्र और पूजा की। तांत्रिक ने बच्ची को सिंदूर, टीका, काजल लगाकर पूजा की। उसके बाद बच्ची को भूत बांधने वाली जगह बांसवाड़ा ले जाया गया। बांसवाड़ा में मां का प्रेमी भीमराम भी पहुंचा हुआ था। बांसवाड़ा में बच्ची को जमीन पर लिटाकर तंत्र मंत्र किया गया और फिर भीमराम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामला यही नहीं रुका, हत्या के बाद बच्ची का सिर फोड़कर खून चढ़ाया गया। तांत्रिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अष्टमी नवमी का समय बताया था, इसीलिए नवमी की रात बच्ची की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने मां, प्रेमी और तांत्रिक तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नजर से ही देखते हैं। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने का दावा है। साथ ही उसकी जुबान और आंखें निकालने की बात को भी नकारा गया है। एसपी ने मृत मासूम की मां रेशमी देवी का भीमराव के साथ कई साल से अवैध संबंध होने का दावा किया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने परिवार की संलिप्तता के कारण मुआवजे की राशि भी रोक दी है और पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई होने की बात कही है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है या जो हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या जो इनिशियली ऑब्जर्वेशन था जो पीओ पे गए थे उसमें जीभ काटने, आंख निकालने, दांत तोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग जो हैं परिवार के सम्मिलित हैं तो हम लोगों ने इसको होल्ड कर दिया है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है उसके उपरांत ही हम लोग इस पे कुछ निर्णय ले पाएंगे। अब इस मामले पर सियासत भी तेज है। जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी भीमराव का बीजेपी से संबंध बताया और विरोध में शामिल होने की बात कही। बीजेपी ने जेएमएम के दावे को खारिज किया, जबकि कांग्रेस ने इस पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। एक सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी रहा हुआ बीजेपी का, प्रोमिनेंट लीडर है विष्णुगढ़ का और सबसे आगे बढ़ चढ़कर विरोध करने में भी वो व्यक्ति था भीमराम। झामुमो का आरोप है साहब कि वो भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, ना वो किसी पार्टी के दायित्व में रहा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरी दुनिया में है। कहीं न कहीं इसमें विपक्ष की भी भूमिका रही। विपक्ष पूरा छाती पीट रहा था
इसका दूसरा एंगल उठा रहा था। हजारीबाग में अंधविश्वास के कारण हुई इस वारदात ने समाज पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर कब तक बेटियां अंधविश्वास की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक समाज बेटी और बेटे में अंतर करेगा? और आखिर ऐसी मानसिकता पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी और रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुंगेर जिले के कटियारी पंचायत क्षेत्र से, जहां एक ऐसा पुल जो हवा में झूल रहा है। जर्जर पुल लोगों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हवा में झूलता पुल, पुल बना खतरे की घंटी। बिना पिलर का पुल, जर्जर पुल, प्रशासन मौन। ऊपर चकाचक सड़क, नीचे जर्जर पुल, हवा में झूलता पिलर, बड़ा हादसा होने के संकेत। ये तस्वीरें मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड के कटियारी पंचायत के महानी नदी पर बने जर्जर पुल की है। पुल की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल के ऊपर बनी सड़क तो बिल्कुल चकाचक दिख रही है, लेकिन पुल के 2 पिलर हवा में झूल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल काफी पुराना है, जर्जर हो चुका है। पिछले कई महीनों से ये हालत बनी हुई है। पुल पूरा ढह गया है बालू के चलते। बहुत पुराना पुल है। पिलर के फिर क्या दिख रहा है? पिलर में पूरा खाली हो गया, पूरे कुछ नहीं है। कभी बैठ सकता है, अभी गिर भी सकता है। पुल जिन पिलरों पर टिका है उनके नीचे से मिट्टी और बालू नदी के पानी में बह चुकी है, जिससे ये पूरा पुल हवा में झूल रहा है। नजारा बहुत डरावना है, क्योंकि ये पुल जिन पिलरों पर टिका है वो जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पुल का निर्माण गलत तरीके से हुआ है। ये 10 साल पहले बना है, जो कि ठेकेदार के मनमानी से और गलत तरीके से इस पुल का निर्माण हुआ। बहुत ज्यादा गड्ढा है, हमको लगता है 8 से 9 फीट के नीचे गड्ढा है। ये पुल जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और इस पुल से हर दिन सैकड़ों वाहन और हजारों लोग गुजरते हैं। कह सकते हैं कि करीब 12 से ज्यादा गांव की लाइफ लाइन है, क्योंकि ये पुल पतघागर, खपरा, पौड़िया, सुपौल, जमुआ, गोनई, सराय, चांदपुर समेत कई गांवों को जोड़ता है। ये पुल तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी का क्षेत्र है। बावजूद इसके पुल के 2 पिलरों का ज्यादातर भाग हवा में झूल रहा है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन दिया गया है, यहाँ के ग्रामीणों ने लगभग 3-4 बार आवेदन दे चुका है। यहाँ के स्थानीय बीडीओ साहब को दिया, विधायक जी को दिया, लेकिन इस पर कोई जो है किसी का कान पे जू भी नहीं रहेगा। हैरानी की बात यह है कि बार बार आवेदन देने के बाद भी इस पुल का निरीक्षण तक नहीं हुआ। अभी तक तो कोई नहीं आया है, और जब बड़ा कोई हादसा हो जाएगा तब विधायक भी आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो एसडीओ सब आएंगे यहाँ पे। अभी कोई नहीं देखने आ रहा। सवाल ये है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? इस पुल से गुजरने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में है। किसी अनहोनी के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, झारखंड में एक बार फिर से भाषा का विवाद गहरा गया है। राज्य में होने वाली JTET की परीक्षा से भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद राज्य में सियासत ने तूल पकड़ लिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। विवादों में आया JTET 2026। JTET से क्षेत्रीय भाषा भी बाहर। कांग्रेस का अपनी ही सरकार पर वार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली जारी होते ही विवादों से घिर गई है और राज्य में भाषा विवाद तेज हो गया है।
परीक्षा में मैथिली, मगही जैसी भाषाओं को हटाने पर विरोध किया जा रहा है। इस फैसले से सरकार में शामिल गठबंधन के कुछ नेताओं में भी नाराजगी है। राज्य सरकार ने जेटेट की नई नियमावली जारी की है। जारी अधिसूचना में क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को हटा दिया गया है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए भोजपुरी और मगही को द्वितीय राजभाषा में सूचित होने की बात कही। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, जो मूल भाषा है उनकी, जिसके आधार पर वो अपना जीवन स्तर बिता रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए सरकार जो है इस पर विचार करे। अन्यथा ये वहाँ के लोगों पर अगर कुछ थोपा जाएगा तो स्वाभाविक है वो थोपने से जो है सो वो और आक्रोश बढ़ेगा। सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इस मामले पर राज्य सरकार का प्रमुख घटक दल कांग्रेस भी नाराज नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर बताया और कैबिनेट प्रस्ताव तक इंतजार करने की बात कही। वहीं इसे लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला और भ्रम फैलाकर आपस में लड़वाने की बात कही। पिछली बार सदन में भी ये बातें उठी थी। हमारे वित्त मंत्री राधा किशोर जी ने बातों को उठाया था, प्रदीप यादव जी ने जो हमारे विधायक दल के नेता है उन्होंने बातों को उठाया था और सरकार इस पर गंभीर भी थी। लेकिन कैबिनेट की प्रत्याशा में भी इसको लागू किया गया है। कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए, उसके पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और निश्चित रूप से इस राज्य में सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार की जो मंशा है, हम सरकारी नौकरियां दें, यहाँ के लोगों को दें, स्थानीय लोगों को दें। मैं समझता हूँ ये जो जेटेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें वो मकसद सफल होगा और ऐसे लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, बातें सरकार तक पहुंचेंगी तो सरकार फिर विचार करेगा इसमें। अब देखना ये होगा कि क्या कैबिनेट से आने वाले प्रस्ताव में इस नियमावली में कुछ सुधार होगा और जेटेट में हटाई गई भाषा वापस लाई जाएगी। अगर नहीं तो क्या कांग्रेस अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलेगी। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बड़ी जीत का दावा कर दिया है, लेकिन इस जीत के साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी दे डाली है। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले की तैयारी है। सवाल यह है कि क्या ये जंग खत्म होने वाली है या फिर शुरू होगा आक्रमण 2.0। ट्रंप का ऐलान, जीत लिया ईरान। अमेरिका ईरान में जारी रहेगा संग्राम। ईरान पर ट्रंप का आक्रमण 2.0। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनका मिशन पूरा हो चुका है और ईरान पर उनकी ये जीत इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. ट्रंप ने ईरान पर अगले 2-3 हफ्तों में फिर बड़े हमले का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान की सेना और नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। देश के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और अब ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them.
Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. ट्रंप ने ईरान के शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्यारे शासन ने 45,000 लोगों की जान ली। उन्होंने ये भी माना कि ईरान पर अमेरिका ने गलती की थी, जिसे अब उन्होंने ठीक किया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमला किया जाएगा। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो देश तेल गैस चाहते हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट जाएं। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक इस अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बना रहेगा। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. ट्रंप ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये युद्ध तेल के लिए नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने ये युद्ध मिडिल ईस्ट की मदद के लिए किया। इस दौरान वो ये बताना नहीं भूले कि कई देशों ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ नहीं दिया। बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के ईरान पर जीत के ऐलान से महायुद्ध का अंत होगा या फिर ये एक नए टकराव की शुरुआत है। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। सवाल है कि क्या अमेरिका नाटो से अलग होने वाला है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। We spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be. अमेरिका और नेटो के रिश्तों में दरार। अमेरिका ने छोड़ा साथ तो क्या होगा नेटो का फ्यूचर। ईरान युद्ध में अमेरिका और नेटो के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। युद्ध के दौरान नेटो के रुख को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो हमारे लिए नहीं है हम उसके लिए नहीं है। पहले एक नजर 1 महीने में ट्रंप के नेटो पर दिए गए बयानों पर डालते हैं। 16 मार्च को ट्रंप ने कहा था, हॉर्मुज पर अगर साथ नहीं दिया तो नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। 17 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अब हमें नेटो की जरूरत नहीं है। 21 मार्च को ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताते हुए अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है ऐसा बयान दिया था। 25 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ब्रिटेन